स्वागत है साथियों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। और आज तो साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में उसका विकास और उद्भव कैसे हुआ है और कैसे ये लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में एक कोर सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस एक कोर सब्जेक्ट है, मैथ एक कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सभी अपने आप में एक कोर सब्जेक्ट है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप में एक कोर सब्जेक्ट बना, लेकिन इसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं थी। लोक प्रशासन को लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत एक स्पष्ट रूप से एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न विचारकों ने अपने योगदान को इसमें दिया है। इस संदर्भ में विभिन्न विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में जो है पढ़ाया जाना चाहिए और उसका अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। क्यों आज हम इस वीडियो लेक्चर में उन सभी विचारकों के संदर्भ में लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में उसका विकास और उद्भव कैसे हुआ है, आज इस वीडियो लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में लोक प्रशासन के उनके अंतर्गत आने वाले उन सभी विभिन्न उपागमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, ताकि इससे हमें क्या है कि और आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और तो लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में हमारे सामने कैसे आया और कैसे इसका विकास हमें देखने को मिलता है, तो इसके लिए हम चलते हैं प्राचीन काल के समय में कि लोक प्रशासन का जो है प्राचीन काल में कैसे उद्भव देखने को मिलता है। यानी प्राचीन काल के समय में ये कहा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के साथ ही लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है। तो प्राचीन काल में भी लोक प्रशासन का होना उतना ही जरूरी है जितना कि राज्य का, क्योंकि राज्य के समय के अनुसार उसके कार्यों का बदलना, उसके दायित्वों का परिवर्तन होना या उसकी प्रकृति का बदलना भी अलग अलग समय में हमें लोक प्रशासन में परिवर्तनों को दिखाता है। और किस तरह से लोक प्रशासन के अंतर्गत भी परिवर्तन हुए हैं, जिस प्रकार से राज्य में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी तरह से लोक प्रशासन के संदर्भ में भी हमें परिवर्तन को देखने को मिलता है। तो पूरे इस लोक प्रशासन को एक विषय वस्तु के अध्ययन के विकास और उद्भव की जब हम बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि लोक प्रशासन को दो भागों में हम बांटकर देख सकते हैं। पहले भाग में हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन का जो है प्राचीन काल में कैसा स्वरूप था, यानी लोक प्रशासन उस समय क्या एक विषय के रूप में, अध्ययन के रूप में स्थापित था या नहीं। वहीं दूसरा जो भाग था वो था आधुनिक काल। आधुनिक काल के भाग को हम 1887 के बाद का काल मानते हैं, जब इसके बाद जो है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में स्थापित होना शुरू हो गया था। और प्राचीन काल को हम 1887 से पूर्व के क्रियाकलापों या उनके द्वारा विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए गए मतों को देखते हैं कि 1887 से पूर्व की जो बातें रही लोक प्रशासन के संदर्भ में, इसे एक अध्ययन के रूप में इसके विकास को कैसे मान्यता मिलती है या ये कैसे अपने उतार चढ़ाव के पड़ाव को जो है आगे बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी कई विचारकों ने जो है प्रशासनिक विचार के माध्यम से उनके व्यवहारों में अपना योगदान दिया है। अगर हम देखें, बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से ये बात सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि राज्य की किस तरह से नीतियां बनाई जाती हैं या प्रशासन के क्षेत्र में किस तरह से उसके कार्यों को देखा जा सकता है। हम उनके सप्तांग सिद्धांतों को उनके अर्थशास्त्र में देख सकते हैं, उनके साणगुण्य नीति को उनके अर्थशास्त्र में देख सकते हैं, और इस तरह से मंडला सिद्धांत को भी अर्थशास्त्र में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक राज्य को स्थापित करने के लिए और उसके भीतर किस तरह से व्यवहार स्थापित किया जाता है और किस तरह से जो है प्रशासनिक विधाओं के द्वारा जो है एक राज्य को अपने संचालन के माध्यम से कार्य किया जाता है। यह विचार जो है कौटिल्य ने भी दिया है। वहीं प्लेटो की रिपब्लिकन की बात करें तो प्लेटो जो है रिपब्लिकन में एक जो है दार्शनिक राजा की बात करते हैं कि दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, न्याय की बात करते हैं कि समाज में न्याय कैसा होना चाहिए, और वो गुण की बात करते हैं। तो इस तरह से प्लेटो भी जो है एक समाज में किस तरह से चीजें होनी चाहिए, प्रशासन होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। और अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने भी अपने पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने विचारों को प्रतिपादित किया है।
अगर हम मेडिवल पीरियड में आए तो यहाँ पर भी अबुल फजल ने आईने अकबरी के माध्यम से अकबरनामा या अकबर के उस समय के शासन काल को एक व्यवस्थित रूप से जो है स्थापित करने का प्रयास किया है। वहीं पाश्चात्य रूप में अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो हमारे सामने मैकियावेली जैसे महत्वपूर्ण और महान विचारक आते हैं, जिन्होंने द प्रिंस लिखी और इसके माध्यम से उन्होंने जो है राज्य को यह निर्देश दिया कि राज्य किस तरह से स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भी लोक प्रशासन को लेकर या प्रशासनिक संबंधों को लेकर उनके विचारों को किस तरह से व्यवहार में अपने योगदान को जो है प्राचीन विचारकों ने दिया है। प्राचीन विचारकों को हम पूरे उनके समस्त विचारों को दो महत्वपूर्ण बातों से देख सकते हैं। इन सभी विचारकों ने जो है सरकार के संगठन किस तरह से होंगे और सरकार का जो संगठन होगा कार्य करने का वो किस तरह से होगा, इस पर बल दिया है। वहीं दूसरा जिस बिंदु पर उन्होंने बात की है वो है प्रशासन के कार्य करने के तरीके किस तरह से होंगे और प्रशासन जो है अपने कार्यों को किस तरह से करेगा। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी यही बात की है, प्लेटो ने भी यही बात की है, अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में जो है यही बात की है, अबुल फजल ने यही दिखाया है और मैकियावेली ने द प्रिंस के माध्यम से भी ये सारी बातें जो है समाहित करने का प्रयास किया है कि सरकार के संगठन कैसे होंगे और प्रशासन के कार्य करने के तरीके कैसे होंगे और किस तरह से वो प्रशासकीय विचार के माध्यम से उनके व्यवहारों में अपने योगदान को प्रतिपादित किया है। अगर हम यही थोड़ा प्राचीन काल से आगे बढ़े और मेडिवल पीरियड से थोड़ा आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक जो है लोक प्रशासन एक शब्द के रूप में इसकी कोई भी उत्पत्ति देखने को हमें नहीं मिलती है। 17वीं शताब्दी में राजा के निजी और सार्वजनिक कार्यों का पृथक्करण करने के रूप में ही लोक प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम 17वीं शताब्दी से 18वीं सदी की ओर चलते हैं तो 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक जो है सरकारी विभागों को एक व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध करने के लिए जो है कैमरलवादी विचारकों का जो है एक समूह कार्य करता है और इन कैमरलवादी विचारकों के समूह के प्रवर्तक के रूप में जॉन जिनके आते हैं, जो एक कैमरलवादी प्रमुख विचारक थे और इन्होंने जो है एक सफल प्रशासनिक अधिकारी भी थे। ये एक प्रशासनिक अधिकारी थे और साथ ही साथ इन्होंने कैमरलवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया और पहली बार हमें 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जो है इन विचारों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। जब कैमरलवादी विचारकों ने जब ये लोक प्रशासन के अध्ययन में अपनी रुचि दिखाई और लोक प्रशासन के अध्ययन में जुड़े हुए विषयों को व्यवस्थित रूप से शोध कार्य किया गया और इनके शोध कार्य करने का ये उद्देश्य था कि लोक सेवाओं के प्रशिक्षित करना, यानी जो भी लोग लोक सेवाओं में शामिल होना चाहते हैं और लोक सेवाओं में अपनी सेवा को देना चाहते हैं, उन सभी लोक सेवकों को उनको क्या है एक खास प्रशिक्षण दिया जाए और इस खास प्रशिक्षण के बाद वह संरचना, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के विवरण अध्ययन पर बल दिया गया, जिसमें क्या है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले उन सभी लोगों को वो आधारभूत जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जिनसे वह एक बेहतर लोक सेवक के रूप में उभर सके। लेकिन अगर हम इसे शुरुआती तौर में देखें तो सबसे पहले जो है ये आधुनिक लोक प्रशासन में पहली बार जो शुरू हुआ वो प्रसा में हुआ, जहां पर प्रसा में क्या हुआ कि लोक सेवकों के लिए एक खास तरह का जो है प्रशिक्षण उन्हें दिया गया जिनसे वो लोक प्रशासन में एक बेहतर स्थिति प्राप्त कर सके। वहीं 18वीं शताब्दी के अंत तक यूएसए में जो है इस लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को भी संदर्भित किया गया, विशेष रूप से अमेरिका के वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन का योगदान रहा। उन्होंने अपनी पुस्तक फेडरलिस्ट के माध्यम से जो अंक 72 में छपा था उसके माध्यम से इन्होंने जो है लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। वहीं एक दूसरे विचारक हैं जो मुख्य रूप से फ्रांस के विचारक हैं, चार्ल्स जाबुनिन। चार्ल्स जाबुनिन ने 1812 में पहली बार इन्होंने जो है लोक प्रशासन के सिद्धांतों की बात की, क्योंकि ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के लिए कुछ सिद्धांतों का होना जरूरी है और इन सब बातों में पहली बार किसी विचारक ने अपने सिद्धांतों को देने का प्रयास किया और इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स में जो है इस बात का पॉलिटिक में इस बात का जिक्र किया और लोक प्रशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह पुस्तक मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। वहीं दूसरे विचारक आते हैं जो फ्रांस के ही थे, उनका नाम है विवियन। विवियन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी एतुदेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स,
जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है 18वीं शताब्दी में विभिन्न विचारकों ने जो है अपने मत को प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से जो है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आ सके। लेकिन इन सभी विचारकों के प्रयास के बाद भी लोक प्रशासन एक विषय के रूप में स्थापित नहीं हो पाया और विभिन्न रूप से वो बिखरा ही रहा, क्योंकि अलग अलग विचारकों ने उस पे अपने अपने विचारों को प्रतिपादित किया। चाहे हम प्राचीन के विचारकों की बात करें, मध्यकालीन विचारकों की बात करें, या आधुनिक समय में 18वीं सदी के बाद के विचारकों ने अपने विचार को दिया। इस समय तक जो है लोक प्रशासन अपने बिखरी हुई स्थिति में ही था। और इसी क्रम में एक अन्य विचारक आते हैं जिनका नाम रुमकी बसु है। ये रुमकी बसु कहते हैं लोक प्रशासन का विषय अध्ययन के रूप में एक विकास जो हुआ वो उसका मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति होने के बाद से ही लोक प्रशासन के सामने कई चुनौतियां देखने को मिलती है और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लोक प्रशासन का त्वरित रूप से जो है विकास देखने को मिलता है। और इस औद्योगिक क्रांति के कारण ही ये लोक प्रशासन को एकदम से विकास जो है इसकी तेज गति से हुई। रुमकी बसु जो है इसके कुछ विशिष्ट कारणों के बारे में बात करते हैं। जब औद्योगिक क्रांति समाज में फैलती है तो रुमकी बसु कहते हैं कि पहला इसका जो कारण था वो था कि नए एवं उच्चतर तकनीक क्षेत्रों का जो है समाज में प्रसार हुआ। जब तकनीक और जो है क्षेत्र एकदम उच्च स्थिति की हो गई तो उस समय लोक प्रशासन में परिवर्तन की जरूरत आई। दूसरा कहते हैं कि अनेक कठिन एवं विशिष्ट कार्यों का जो है समावेश देखने को मिला। और साथ ही इन्होंने कहा कि अनुभव आधारित प्रशासकीय पुस्तक की रचना इस समय होने लगी औद्योगिक क्रांति के समय। जिस समय वो बात करते हैं कि विभिन्न तरह से जो देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन टेलरवाद का जो है जन्म हो चुका था। और टेलरवाद के आने की वजह से जो है वैज्ञानिक मानव संबंध विकास संबंधी जो आंदोलन थे उस समय इनका प्रादुर्भाव होने की वजह से जो है इस औद्योगिक क्रांति से काफी बल मिला लोक प्रशासन को। साथ ही लोक प्रशासन जो है औद्योगिक क्रांति में एक मुक्त व्यापार जो था और लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ, जिसमें राज्य की जो हस्तक्षेप होगा वो कम से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा मार्केट जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में खुला छोड़ दिया जाएगा ताकि उसमें मुक्त व्यापार किया जा सके इस औद्योगिक क्रांति के समय। साथ ही इन्होंने कहा कि स्पाइल सिल्क यानी लूट प्रणाली जो है इसमें व्याप्त हो गई और जैक्सोनियन विचारधारा जो मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के 8वें दशक तक रही, उस समय क्या था कि लूट प्रणाली पर जो है यह व्यवस्था निर्धारित थी और इस लूट व्यवस्था को खत्म करने के लिए भी लोक प्रशासन का उदय देखने को मिलता है। साथ ही यूएसए में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई जो है प्रशासनिक उथल पुथल हुए और कई राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप इनके बदले औद्योगिक क्रांति के कारण। और जब इनके स्वरूप बदले और जब इनके स्वरूप बदलने की वजह से क्या है 1887 में जो है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में इसका उद्भव हमें देखने को मिलता है। जब हम इसके उद्भव की बात करते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसे विभिन्न चरणों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, जिसे हम विशेष रूप से 6 चरणों में बांटते हैं। 1887 से लेकर 1926 तक ये पहला चरण है। दूसरा चरण में हम 1927 से 1937 तक, तीसरे चरण में 1938 से 1947 तक, चतुर्थ चरण में हम 1948 से 1970 तक और पंचम चरण में 1971 से 1991 तक और छठे चरण में जब राज्यों में उदारीकरण एलपीजी आ गई 1991 से वर्तमान समय तक। तो इस तरह से हम अध्ययन की दृष्टि से लोक प्रशासन के विकास के रूप में इन 6 चरणों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम इसके पहले चरण की बात करते हैं। औद्योगिकरण के आने के बाद लोक प्रशासन का विकास देखने को मिलता है। तो हम इसके लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में जब हम इसके पहले चरण की बात करते हैं, जिसमें क्या है लोक प्रशासन के विकास के रूप में हम इसके विभिन्न चरण को देखते हैं। और इन विभिन्न चरणों में जब हम इसके पहले चरण की बात करते हैं, जो इसका पहला चरण है लोक प्रशासन का विकास के तौर पर जो आता है वो है 1887 से 1926 के बीच के क्रम को जो है इसका पहला चरण कहा जाता है। और इस चरण में राजनीति और प्रशासन को दय विभाजन के रूप में देखा जाता है, यानी राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग करके समझा और परखा जाता है विभिन्न विचारकों द्वारा। पहले चरण में जो भी विचारक आते हैं वो सभी विचारक क्या करते हैं, राजनीति और प्रशासन को दय विभाजन यानी उनको अलग अलग कर कर अपने विचारों को जो है प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में हम जो है पहले विचार के रूप में देखते हैं जो पहला विचारक है। और इस लोक प्रशासन के विकास के जो विभिन्न चरण में जो पहले चरण के तौर पर जो शुरुआत देखी जाती है वो देखी जाती है यूएसए में। यानी ये जो लोक प्रशासन का जो उद्भव है वो कहाँ हुआ, यूएसए में। कभी भी अगर परीक्षा में पूछा जाए कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सबसे पहले कहां आया, तो आपको बताना है यूएसए में इसकी शुरुआत हुई 1887 में।
यानी 1887 में जो है यूएसए में ये शुरू हुआ और इसके शुरू करने वाले जो महान विचारक थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के विकास के अध्ययन के रूप में स्थापित करने वाले इसके जनक कहे जाते हैं। इन्हें जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। यह लोक प्रशासन के जनक हैं वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर राजनीतिक शास्त्र के एक महान विद्वान थे और बच्चों को शिक्षा देते थे। साथ ही ये आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। यही महान विचारक वुडरो विल्सन ने 1887 में एक लेख लिखा। उस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इस लेख में इन्होंने इस बात को सबसे पहले लिखा कि राजनीति और प्रशासन दोनों ही एक अलग अलग चीज है। यानी राजनीति एक अलग चीज है, प्रशासन एक अलग चीज है। वो कहते हैं कि संविधान की रचना करना बहुत ही सरल है। अगर राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो क्या करती है, संविधान की रचना करती है, लेकिन इसको चलाना बहुत कठिन है। और इस संविधान को चलाने का कार्य कौन करता है, प्रशासन करता है। यानी प्रशासन में जो लोग होते हैं, जो सचिव होते हैं या जो जज होते हैं, ये सब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और राजनीति के तौर पे संविधान निर्माण करना एक बहुत ही सरल काम है, लेकिन इस संविधान को सुचारू रूप से चलाना एक कठिन काम है। इसलिए राजनीति और प्रशासन दोनों ही अलग अलग चीज है। इस क्रम में वुडरो विल्सन को मुख्य रूप से दो ख्यातियां प्राप्त होती हैं। पहली, ये एक जनक के रूप में सामने आती है, यानी इन्होंने लोक प्रशासन का क्या किया, उद्भव किया। साथ ही इन्होंने जो है राजनीति और प्रशासन का पृथक्करण का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। इसके बाद यूएसए में जो लूट प्रणाली, जैक्सनियन विचारधारा के जो उस समय व्यवस्थित रूप से सरकारें चलाई जा रही थी, उस प्रणाली को जो है समाप्त किया गया और योग्यता के आधार पर जो है व्यक्तियों का चुनाव किया गया। इसी क्रम में जो दूसरे विचारक आते हैं उनका नाम है फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ भी एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे और राजनीतिक प्राध्यापक थे। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और वहां पर अपने शिक्षा को बच्चों में देते थे। साथ ही इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी 1919 में, जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में बताया कि राजनीति राज्य की इच्छा को जो है प्रस्तुत करता है। जो भी राजनीति होती है, जैसे आपने आम चुनावों के समय में देखा होगा कि जो भी क्षेत्रीय दल के या घटक दल के, राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं, वो चुनावों के समय जो है अपनी पार्टी को जिताने के लिए कई तरह की घोषणाएं करते हैं। वो इसी बात को कहते हैं कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रस्तुत करती है। कई तरह की घोषणाएं करते हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए ऐसा काम करेंगे। वहीं प्रशासन उस इच्छा का नीति क्रियान्वयन करता है और वो सत्ता जब वो प्राप्त कर लेते हैं, जब प्रशासन में आ जाते हैं, सत्ता स्थापित हो जाती है, तो जो अब तो उन्होंने वादा कर दिया है उसे जनता को करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर ये भार डाल देते हैं कि भाई ये जो हमने घोषणाएं की हैं इसका कार्यान्वयन करो। तो इस तरह से राजनीति राज्य की इच्छा को प्रस्तुत करता है और प्रशासन राज्य की इच्छा का क्रियान्वयन करता है। यानी जो प्रशासन होता है, राजनीति तौर पे जो भी नेता अपनी भाषण दे देते हैं और लोगों को जो है अपने मन लुभावने वचनों से मोहित कर लेते हैं चुनाव को जीतने के लिए, और उसके बाद जो है प्रशासन पर भार डाला जाता है उसकी इच्छाओं की नीति को क्रियान्वयन करने के लिए। इस तरह से जो जे गुडनाउ है, ये भी जो है राजनीति और प्रशासन को एक अलग अलग जो है क्रम में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उस समय जो है अमेरिका में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उस समय अमेरिका में काफी ज्यादा ये लूट प्रणाली की वजह से भ्रष्टाचार फैला हुआ था। साथ ही कई मानव संबंध सुधार आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। उस समय 1914 में अमेरिका राजनीति विज्ञान संघ की एक रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के अंतर्गत ये कार्य करना चाहिए कि लोक सेवकों में जो भी लोग शामिल हो, उन सभी लोगों को एक व्यवस्थित तौर पर जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाए, जिससे क्या होगा कि वो लोग अगर लोक सेवकों में आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो वो सभी लोग एक बेहतर कार्य कर पाएंगे और उससे लोग जो है प्रशासन से अपने आप को जुड़ाव महसूस करेगा और एक सामान्य व्यक्ति भी प्रशासन के साथ अपने जुड़ाव को स्थापित कर पाएगा और किसी भी नीति नियम को वो बेहतर ढंग से समझ पाएगा। ये रिपोर्ट जो है 1914 में अमेरिका राजनीति विज्ञान संघ के द्वारा कही गई। इसी क्रम में जो अगले विचारक आते हैं वो है एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट वो ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पहली बार एक पाठ्य पुस्तक जो है मुहैया कराते हैं। यानी वो एक ऐसी किताब लिखते हैं जो लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पहली पाठ्य पुस्तक बनती है और ये पाठ्य पुस्तक ही विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है लोक प्रशासन के संदर्भ में। 1926 में एल.डी. वाइट एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। और इस किताब में जो एल डी वाइट बात करते हैं, एल डी वाइट भी राजनीति और प्रशासन के दैर्घ्य विभाजन की बात करते हैं और पृथकीकरण पर आधारित सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करते हैं। वो इसके लिए कहते हैं कि लोक प्रशासन के लिए मुख्य लक्ष्य उसकी दक्षता, मितव्ययिता। मितव्ययिता को अगर आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है तो मितव्ययिता का एक पर्यायवाची शब्द होता है जिसे कहते हैं कम खर्चीला या किफायती। इसका जो पर्यायवाची शब्द है उसे मितव्ययिता किए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जाता है, जैसे कम समय में, जैसे कम पैसों में कोई बेहतर चीज ले आता है तो उसी को कहते हैं मितव्ययिता, यानी उसने पैसा भी कम खर्च किया और सामान भी अच्छा लेके आया, तो इसमें है वो मितव्ययिता। वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के पृथक्करण के सिद्धांत के बाद हम इसके मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, इसकी दक्षता को सुनिश्चित करेंगे और मितव्ययिता यानी ये कम खर्चीली होगी। इस क्रम में इस पहले चरण में हमें दो विशेषताएं देखने को मिलती है। पहले चरण में जो है दो विशेषताएं उभर कर आती है। उसमें जो पहला बात है वो क्या है, लोक प्रशासन का इस पहले चरण में जन्म होता है। और साथ ही यह जो चरण है वो क्या है, पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, यानी राजनीति और प्रशासन दोनों ही एक अलग अलग व्यवस्था है और दोनों को एक साथ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन को एक पृथक रूप में अध्ययन करने की जरूरत है, नीति को एक अलग रूप में अध्ययन करने की जरूरत है। इसमें मुख्य रूप से जो विचारक आते हैं वो आते हैं वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, एल डी वाइट। ये तीन विचारक जो है पहले चरण में अपने पुस्तकों के द्वारा अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। जो इसके दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं तो लोक प्रशासन में जो इसका दूसरा चरण हमारे सामने आता है वो है 1927 से लेकर 1937 के बीच का जो काल है वो इसका दूसरा चरण माना जाता है। इस चरण में जो है प्रशासन के सिद्धांतों का काल कहा जाता है, यानी पहले चरण में ये जो लोक प्रशासन है इसका जन्म होता है और दूसरे चरण में इसमें जो है कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कुछ सिद्धांत जो है विद्वानों द्वारा गढ़े जाते हैं। और इस काल को जो है प्रशासन के सिद्धांतों के काल को ये जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड या गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है लोक प्रशासन को एक व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा इसको सिद्धांतिक रूप से जो है प्रतिपादित किया जाता है। इसमें जो पहले विचारक आते हैं वो है W.F. बिलोबी। W.F. बिलोबी जो है अपने जो एक जो है पुस्तक लिखते हैं 1927 में और इस पुस्तक का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हिंदी में हम इसे समझे तो लोक प्रशासन के सिद्धांत। इस पुस्तक में जो है लोक प्रशासन के संदर्भ में W.F. बिलोबी बताते हैं कि लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें अनेक सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ेगा और इस अनेक सिद्धांतों के द्वारा जो है लोक प्रशासन को स्थापित किया जाएगा। दूसरा वो कहते हैं इस पुस्तक के माध्यम से कि लोक प्रशासन के भीतर क्रियान्वयन करने के लिए कुछ सुधारों को लोक प्रशासन में करने की जरूरत है और तभी जो है इस सिद्धांत को जो है अच्छे से लागू किया जा सकता है। वहीं इस क्रम में जो दूसरे विचारक आते हैं उनका नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल 1929 में अपनी एक पुस्तक लिखते हैं इंडस्ट्रियल एंड जर्नल मैनेजमेंट। इसे हिंदी में औद्योगिक और सामान्य प्रबंध कहा जाता है। अगले विचारक आते हैं मेरी पार्कर फोलेट और ये 1929 में क्रिएटिव एक्सपीरियंस लिखते हैं, जिसे हिंदी में क्रिएटिव अनुभव कहा जाता है। वह है लूथर गुलिक और उर्बिक। इन्होंने जो है 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बात रखी। इनका जो पोस्ट कॉर्ब का जो सिद्धांत है इन्होंने ही दिया था। लूथर गुलिक और उर्बिक के साझे जो है ग्रंथ संपादित किए गए जो पोस्ट कॉर्ब के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। वहीं इस क्रम में जो अगले विचारक हैं वो है मुने एव रेले। मुने रेले ने 1939 में द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का सिद्धांत के नाम से एक पुस्तक की रचना की और 1930 में अनवर्ड इंडस्ट्रीज की जो है इन्होंने रचना की। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया है। वहीं लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांतों का, उर्बिक ने 29 और 8 सिद्धांतों का, मुने ने 4 सिद्धांतों का जो है प्रतिपादित किया है। इस क्रम में इन सभी विद्वानों ने जो है लोक प्रशासन को प्रशासनिक सिद्धांतों के रूप में व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का सहारा लिया और विभिन्न सिद्धांतों को गढ़ा इस दूसरे चरण में। वहीं जब हम इसके तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण जो है लोक प्रशासन के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ये तीसरा चरण 1938 से 1947 के बीच का क्रम माना जाता है और ये क्रम चुनौतियों एवं आलोचनाओं का काल रहा, क्योंकि इस काल में लोक प्रशासन के पहले चरण में जन्म होने के बाद दूसरे चरण में उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन होने के बाद
तीसरे चरण में उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर आलोचनाएं और चुनौतियां जो है अलग विचारकों द्वारा प्रस्तुत की गई। और ये काल जो है लोक प्रशासन के लिए बुरा काल माना जाता है। इस काल में चेस्टर बर्नार्ड जैसे विचारक आते हैं जो 1938 में अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है फंक्शनल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इस किताब के माध्यम से वो लोक प्रशासन के व्यापक मुद्दे की बात का विचार अपने समक्ष रखते हैं। वो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि अगर हम लोक प्रशासन के व्यापक मुद्दे के विचार पर बात करें तो यह सिद्धांत जो है इस पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि औपचारिक, अनौपचारिक, प्रक्रियात्मक संगठन, संगठनात्मक इकाई और प्रलोभन, इस तरह के अनेक व्यापक मुद्दे हैं जो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जबकि इन सिद्धांतों के माध्यम से हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। वहीं जो इनके दूसरे विचारक आते हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है वो है हर्बर्ट साइमन। और हर्बर्ट साइमन ने 1946 में एक पुस्तक लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो है इन सभी सिद्धांतों का जो है उपहास किया और इन्होंने जो है इन सिद्धांतों पे किदवंतियां यानी प्रोवर्स कहा और कहा कि यह जो सिद्धांत है लोगों के मकान में रहने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर हम इसे ठीक से देखें तो ये छोटी छोटी गुमटियों से अधिक कुछ नहीं है। और उन्होंने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और उसके स्थान पर उन्होंने एक विवेकपूर्ण सिद्धांत को जो है स्थापना की। इसके लिए हर्बर्ट साइमन को 1978 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसी क्रम में लोक प्रशासन के जो तीसरे विचारक आते हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है उनका नाम है रॉबर्ट डहल। और रॉबर्ट डहल ने जो है 1947 में एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस पुस्तक में इन्होंने जो है सिद्धांत के रूप में लोक प्रशासन के 3 बाधाओं पर जोर दिया और इन 3 बाधाओं को इन्होंने संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है यानी जो विज्ञान जो सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है वो विज्ञान क्या है, शून्य होता है, यानी शून्य होता है उसका मूल्य। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसका मूल्य क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ये प्रशासन जो है वो मूल्य युक्त है, यानी इस प्रशासन में, लोक प्रशासन में कई मूल्यों का समाहित करने को देखा जाता है। वहीं इसका जो दूसरी बाधा है वो है मनुष्य के व्यवहार अलग अलग है, यानी सभी मनुष्य के जो व्यवहार है वो अलग अलग होने के कारण यही मनुष्य जो है लोक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। और जब ये लोग प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तब इन लोगों के व्यवहार जो कि अलग अलग हैं वो प्रशासनिक व्यवहार में भी झलकता है और इनका सामाजिक ढांचा भी अलग अलग है। इसी क्रम में मैक्स वेबर भी इसकी आलोचना करते हैं और अपने सत्ता और प्राधिकार और आदर्श प्रारूप को प्रस्तुत करते हैं। वहीं हॉर्थोन प्रयोग के बाद जो है मानव संबंध विचारधारा ने भी इस जो है सिद्धांतों को नकार दिया और इस सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इस तृतीय चरण में विभिन्न विचारक हमारे सामने आते हैं। तो ये तीसरा चरण जो है लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में एक बहुत बुरा काल है। आइए अब इसके चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका चौथा चरण। लोक प्रशासन के तीसरे चरण के बाद शुरू होता है इसका चतुर्थ चरण। इस चतुर्थ चरण में जो बात करते हैं वो है 1948 से 1970 के बीच के काल को, और इस काल को कहा जाता है स्वरूप की संकट अवस्था। तीसरे चरण में जब लोक प्रशासन के दिए गए सिद्धांतों को चुनौतियां मिलने लगी और उनकी आलोचनाएं होने लगी तो उसके आगे के चरण को हम चौथा चरण कहते हैं। और इस चरण में 1948 से 1970 के बीच का जो स्वरूप है वो काफी ज्यादा संकट की अवस्था से गुजर रहा होता है, क्योंकि जब तीसरे चरण में उन्हें जो विभिन्न चुनौतियां मिलती हैं और विभिन्न आलोचनाएं होती हैं लोक प्रशासन के दिए गए सिद्धांतों पर, तो उस समय के जो सिद्धांतकार थे जिन्होंने लोक प्रशासन के भीतर अपने सिद्धांतों को दिया था और उन सिद्धांतों पर जब प्रतिक्रियाएं तीसरे चरण में आती है तो वो सिद्धांतकार और वो विद्वान क्या करते हैं कि पूरी तरह से चौथे चरण में 2 धुरों में बंट जाते हैं और वो 2 रास्ते अपनाते हैं। कुछ विचारक जो हैं जैसे जॉन गॉस जैसे विचारक जो 1950 में अपनी एक किताब लिखते हैं और वो कहते हैं कि ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की ही एक शाखा है लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन जो एक राजनीतिक विज्ञान की शाखा है तो कुछ विद्वान क्या करते हैं कि लोक प्रशासन से वह पुनः राजनीतिक विज्ञान में जो है वापस चले जाते हैं, यानी एक धुरा जो है वो वापस लोक प्रशासन से राजनीति विज्ञान की ओर चला जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक विज्ञान से ही लोक प्रशासन में आए थे। और जब लोक प्रशासन की कोई ख्याति नहीं मिली और उसकी आलोचना होने लगी, उनको चुनौतियां मिलने लगी, तो वो वापस क्या किए, वापस राजनीतिक विज्ञान की ओर लौट गए। वहीं जो दूसरा धुरा था, यानी कुछ विद्वान जो थे अभी भी वो लोक प्रशासन के साथ बने हुए थे और कुछ विद्वान जो थे वो अभी भी प्रशासनिक विचार पे
कुछ नए अवधारणाओं को जन्म दिया और इन विचारकों ने जो है इस सिद्धांत के भीतर यानी लोक प्रशासन के भीतर कुछ नए अवधारणाओं को जन्म दिया, जिससे क्या करें, लोक प्रशासन को स्थापित किया जा सके। इन्होंने जो है एक तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो है आधारशिला रखी, जो 1952 में देखने को मिलती है। इस तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं फ्रेडरिक्स ने कई प्रतिमान यानी मॉडल्स के द्वारा जो है अपने विचारों को इस लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा है, चाहे वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी हो या सोला मॉडल हो। इस तरह के कई मॉडल को जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा लोक प्रशासन में स्थापित किया और साथ ही साथ विकास प्रशासन के अध्ययन में भी 1955 में इस पर काम किया गया। साथ ही नवीन लोक प्रशासन का उद्भव भी इन प्रशासनिक विज्ञान विद्वानों द्वारा किया गया 1968 में। तो हम देखें तो चौथा जो काल था यानी जो फोर्थ स्टेज था 1948 से लेके 1970 के बीच का, वह स्वरूप की संकट अवस्था थी, यानी लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होगा, लोक प्रशासन का अस्तित्व बचेगा भी या नहीं, या ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसके लेकर इसके दो विभाग बट गए, यानी विद्वानों में दो मतभेद हो गए। एक जो राजनीतिक विज्ञान से आए थे वो वापस चले गए और कुछ विद्वान वहीं पर ठहरे रहे और उन्होंने प्रशासनिक विचारों में अपने कुछ नए अवधारणाओं को जन्म दिया। इसके बाद हम इसके पांचवें चरण की ओर बढ़ते हैं। इसका पांचवा चरण जब हम देखते हैं यानी फिफ्थ स्टेज, तब हमें 1971 से 1991 के बीच देखने को मिलता है। 1991 के इस पांचवें स्टेज में जो है अंतर विषयी एवं परिपक्वता का काल रहा। हम चौथे चरण में देखें कि कुछ विद्वान जो थे वो आपस में ही बट गए थे। तो इस पांचवें क्रम में जो बचे हुए विद्वान थे उन्होंने क्या किया, इस लोक प्रशासन को एक व्यापक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसे एक अंतर विषयी यानी इंटरडिसिप्लिन बनाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत इन्होंने विभिन्न विषयों के माध्यम से इस लोक प्रशासन को स्थापित किया और इसमें व्यापक रूप में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्वानों ने अपने योगदान को प्रस्तुत किया, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, प्रबंध हो, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र। इस तरह के अलग अलग अंतर विषय में इंटरडिसिप्लिन के माध्यम से इस फिफ्थ स्टेज में जो 1971 से 91 के बीच का काल रहा, इसमें इन्होंने जो है अलग अलग विषयों को समाहित किया। वहीं इन विद्वानों ने जो पारंपरिक सिद्धांत थे उसे पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग है, द्वय विभाजन है और संगठन के पद सोपानी व्यवस्था है, प्रशासन मूल्य मुक्त आचरण करता है, इन सभी पारंपरिक सिद्धांतों को जो है इन्होंने क्या किया, नकार दिया और इसके स्थान पर इन्होंने अपने नए सिद्धांतों को गढ़ा। इसमें आते हैं रिक्स का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो देखने को मिलता है। वहीं दूसरे विचारक आते हैं फ्रैंक मैरोनी ने 1971 में टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुनरोविक्स पर्सपेक्टिव को जो है दिया और इस बुक के माध्यम से इन्होंने जो है एक लोक प्रशासन को स्थापित किया। वहीं दूसरे विचारक आते हैं डी वाल्डो। इन्होंने 1977 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ट्रबलनेस की एक किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने जो है एशिया और अफ्रीका के देशों पर शोध कार्य किया और इन्होंने कहा कि ये जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं, इनकी जब हम सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक संस्कृतियों को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा एक दूसरे से अलग है, यानी कि उनका जो स्थान है और उनका जो लोक प्रशासन की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास है वो काफी तार अलग है, क्योंकि दोनों ही देश जो है सांस्कृतिक रूप से काफी अलग है। और इस तरह तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो है इन विचारकों ने जो है लोक प्रशासन को स्थापित किया और एशिया और अफ्रीका की तरफ इनका रुझान गया, जो कि इनकी सांस्कृतिक काफी अलग थी और इनकी सांस्कृतिक अलग होने के साथ साथ यहाँ पर लोक प्रशासन के अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन होना जरूरी था, क्योंकि विकसित देशों की लोक प्रशासन पद्धति को अपनाया जाएगा तो जो लोक प्रशासन के अंतर्गत विकासशील देश है वहां पर अच्छे से स्थापित नहीं होगा। इसलिए इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अफ्रीका और एशिया की संस्कृति पर देशों के शोध कार्य किए और अपने सिद्धांतों को गढ़ने का प्रयास किया। अब हम इसके पांचवें जो चरण है उसके बाद इसका जो अंतिम और आखिरी चरण है जिसे छठा चरण कहा जाता है, आइए उस छठे चरण पर बात करते हैं। इसके छठे रूप की ओर बात करते हैं और इसके छठा चरण को देखते हैं। तो इसका छठा चरण 1991 से लेकर वर्तमान समय तक माना जाता है, यानी 1991 यानी उदारीकरण के बाद जो है इस चरण को माना जाता है वर्तमान समय तक। और इस काल में जो है लोक नीति, लोक विकल्प और नवीन लोक प्रशासन का काल जो है माना जाता है। यानी इस समय लोक नीति की बात होती है, लोक विकल्प और नवीन लोक प्रशासन का काल जो है 1991 से वर्तमान समय तक छठा चरण जो हमें देखने को मिलता है। इस छठे चरण में सिक्स्थ स्टेज में जो है ये बात सामने रखी जाती है। और 1991 के बाद क्या होता है, पूरे जो है वैश्वीकरण की जो है नीति आती है, यानी एलपीजी जो है लोक प्रशासन के संदर्भ में भी आती है और लोक प्रशासन का उदारीकरण हो जाता है। किसके माध्यम से? एलपीजी माध्यम से।
तो एलपीजी के माध्यम से दोस्तों वैश्वीकरण आता है 1991 के बाद, और इसके आने के बाद लोक प्रशासन भी उदारीकरण के जो है पक्ष से अछूता नहीं रहता। यानी लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन जिसे निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। इन एलपीजी के आने से जो है राज्यों का जो है कम हस्तक्षेप हो गया, यानी जो भी कल्याणकारी राज्य थी उनकी अवधारणा आगे आती है। यानी राज्य का उतना ही काम है कि वो कम से कम हस्तक्षेप करे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करे, मार्केट व्यवस्था को बनाए रखे। जब मार्केट व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बाजार व्यवस्था बनी रहेगी और मार्केट व्यवस्था बनी रहेगी और राज्य का केवल काम इतना है कि वह एक जो है देख रेख का काम करे, कि बाजार व्यवस्था पे सब चीजें छोड़ दे और राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। और ऐसे में क्या होता है, निजी प्रशासन का जो है उद्भव देखने को मिलता है। इस निजी प्रशासन के अंतर्गत हम बात करते हैं सीपीआर का। ये सीपीआर क्या है? सीपीआर ये है कि केरल में जो है मछुआरे जो लोग हैं, केरल में जो भी लोग मछली मारते हैं और मछुआरे हैं, उन सभी मछुआरों ने क्या किया, अपनी एक समिति बनाई और उन समिति का नाम उन्होंने क्या रखा, सीपीआर, यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। और इसके माध्यम से वो सभी लोग जो है निजी प्रशासन के तौर पर जुड़े हुए हैं और अपने अपने स्तर पर अपनी समितियां बनाकर उस कार्य को कर रहे हैं। इस छठे चरण में जो कि निजी प्रशासन का उद्भव देखने को मिलता है। अगर ये उद्भव ना होता और यहाँ पर सार्वजनिक तौर से होती चीजें तो वो समिति का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर वो निजी प्रशासन के अंतर्गत वो चीजें कर पाते हैं। वो यहाँ है विकल्प है, यानी लोगों के पास विकल्प है कि वो समितियां निर्माण कर सके। लोगों के पास विकल्प होने चाहिए कि वो कुछ चीजें अपने खुद से कर सकें। इस तरह से ये सीपीआर जो है हमारे सामने आता है। अगला विचार जो सामने आता है वो है नवीन लोक प्रशासन। इस नवीन प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रबंधनों को शामिल किया गया, जिसमें किस बारे में बात की गई, गुड गवर्नेंस की, यानी सुशासन के बारे में बात की गई कि नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत हम जो है लोगों को एक लोक प्रबंध के माध्यम से जो है एक बेहतर गुड गवर्नेंस यानी सुशासन देंगे। पीछे के लोक प्रशासन में क्या होता था, लाल फीताशाही, यानी कि जो कार्य 10 दिन में होने चाहिए उस कार्य को करने में महीनों लग जाते थे। लेकिन नवीन लोक प्रशासन के आने से इसमें क्या है, सुशासन की व्यवस्था हो गई, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा पर निर्धारित है और प्रतिस्पर्धा का विकास करता है एवं चयन करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर आप मान लो एक जियो की सिम लेने जा रहे हो आज मार्केट में, वहीं पर एयरटेल की भी सिम उसी के बगल में बेची जा रही है और ये दोनों सिम जो है 1 महीने के लिए मुफ्त है। यानी ये जियो का सिम और एयरटेल का सिम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इस प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ है। और इस प्रतिस्पर्धा के विकास के कारण क्या है, लोगों के पास यानी जनता के पास क्या है, चयन का अधिकार है। या वो जियो की सिम ले सकता है या वो एयरटेल की सिम ले सकता है। जो चीज उसे ज्यादा बेहतर मिलेगी वो उसी का जो है प्रयोग करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये उदारवाद के आने से जो है नवीन लोक प्रशासन जो है सामने आया है। साथ ही ये काफी ज्यादा मितव्ययिता है, यानी कम खर्चीला है, किफायती है। साथ ही इसमें कार्य कुशलता है और प्रभावशीलता है, क्योंकि ये जवाबदेही है, यानी तुरंत जो है कार्य कुशल तरीके से करता है और तुरंत अपने कार्यों को निपटाता है। साथ ही ये व्यवस्था जो है वो नौकरशाही विरोधी है, यानी नौकरशाही में क्या होता है कि एक बार जो व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी में आ गया उसे दोबारा हटाया नहीं जा सकता। लेकिन नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत वो अगर सही से कार्य नहीं करता है तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। आपने कई जगह देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो है लोगों को रखा जाता है काम करने के लिए। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट पे चीजों को संविदा के तौर पर स्थापित किया जाता है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनके कार्यों को देखा जाता है कि वो सही से कर रहे हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, और अन्यथा अगर वो काम को सही नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां से निकालकर नए लोगों की भर्ती की जाती है। साथ ही नियमों की गुणवत्ता भी इस बात पर ध्यान देते हैं ये लोग कि जो नियम बना दिए गए हैं वो उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन अगर हम सरकारी पदों में देखें तो ये जो नियम और गुणवत्ता है उसमें जो उच्च पदाधिकारी है वो अपने हिसाब से जो है दफ्तर आता है और निम्न अधिकारी अपने हिसाब से। साथ ही ये जो नवीन लोक प्रशासन है वो पेशेवर प्रबंधन के तौर पर जुड़ा हुआ है। ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है और जन की आकांक्षाओं को पूरा करता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में इसके विकास चरणों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने लोक प्रशासन के एक विषय अध्ययन के रूप में उसके विकास और उद्भव के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किया और जाना कि किन उतार चढ़ाव के द्वारा जो है लोक प्रशासन एक विषय अध्ययन के रूप में स्थापित हो पाया। आइए, तो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से लोक प्रशासन अपने विकास की यात्रा को तय करते हुए यहाँ तक पहुंचा है और लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में स्थापित हो पाया। तो
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा और आप अपने एग्जाम में इस वीडियो के माध्यम से अच्छे परिणाम ला पाएंगे और अच्छे अंक पा सकेंगे। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले इस तरह की और वीडियो आपको मिले सबसे पहले, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।